हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक अभ्यास सेट। बहुत ही शानदार है ना। जो पैटर्न है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न पे ये प्रश्न मैंने तैयार किया हुआ है फ्रेंड्स। मेनली ये जो प्रश्न है वो आपके अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। और ये जो सीरीज को मैंने जो नाम दिया है फ्रेंड्स, वो नाम दिया है टारगेट सीरीज। मैंने नाम दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि आप लोगों का टारगेट है कि आपको अच्छी तैयारी करके एक सीट जो है अपने लिए सुरक्षित रखनी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो बीएड और डीएलएड दोनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये एक चीज़ और बता दूँ, ये सीरीज जो है वो लगातार चलती रहेगी और प्रत्येक दिन जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेनली आपको जैसे आप सिलेबस देखेंगे फ्रेंड्स, है ना, तो एक सिलेबस ठीक ठाक सिलेबस है ना। उसमें जो पैटर्न निर्धारित है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जितना अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना आपको बेनिफिट आपको मिलेगी, ठीक। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि कैसे प्रश्न हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करते जाइएगा और फिर अपना स्कोर लास्ट में क्या करेगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं फिर अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, देख लीजिए कि शिक्षा में आईसीटी के संदर्भ में सहायक तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑनलाइन शुल्क भुगतान के लिए, स्कूल की उपस्थिति की निगरानी के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए, या फिर स्कूलों में सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो शिक्षा में जो आईसीटी का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वो किस लिए होता है? वो होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए, ठीक है। देखो, डिटेल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो वन लाइनर होते हैं, है ना। और वन लाइनर क्वेश्चन का आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, है ना। कुछ प्रश्नों का डिटेल रहेगा और कुछ प्रश्नों का डिटेल नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग 1964-66 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है, यह भारत का पहला व्यापक शिक्षा आयोग था। दूसरा है, इसने एक समान स्कूल प्रणाली की सिफारिश की। तीसरा है, इसने शिक्षा के 10, 2, 3 पैटर्न का सुझाव दिया। अब सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। क्या केवल 1 और 3 सही हैं? मतलब केवल 1 और 3 बोला गया है, तो क्या ये 1 और ये 3 सही हैं कि यह भारत का पहला व्यापक शिक्षा आयोग था और इसने शिक्षा के 10 धन 2 धन 3 पैटर्न का सुझाव दिया था? दूसरा ऑप्शन है, केवल 2 और 3 सही हैं कि इसने एक समान स्कूल प्रणाली की सिफारिश की थी, या फिर इसने शिक्षा के 10 धन 2 धन 3 धन का पैटर्न सुझाव दिया था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है 1, 2 और 3। मतलब सारे सुझाव जो दिए गए थे वो सही हैं, है ना। तो कौन कौन से सुझाव हैं एक बार उसको देख लेते हैं। ये तीनों जो सुझाव हैं वो कोठारी आयोग द्वारा दिए गए फ्रेंड्स, ये तीनों सुझाव जो हैं, ठीक है। तो ये भारत का पहला व्यापक शिक्षा आयोग था, ठीक है। ये पहला प्रश्न ये भी बन सकता है ना कि भारत का पहला व्यापक शिक्षा आयोग कौन सा था, ऐसे करके। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा था, कोठारी आयोग था, ठीक है। और इसने एक समान स्कूल प्रणाली की सिफारिश की। तो दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि एक समान स्कूल प्रणाली की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी, ऐसे करके क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है ना। तो आप लोगों को सभी के लिए तैयार रहना फ्रेंड्स, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों को किस आंतरिक इकाई द्वारा संभाला जाता है? ऑप्शन है, प्रशासन इकाई, कानूनी इकाई, शैक्षणिक इकाई, या फिर मानव संसाधन इकाई। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्न दिया गया है उसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, शैक्षणिक इकाई, ठीक है। तो सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों को किस आंतरिक इकाई द्वारा संभाला जाता है? तो शैक्षणिक इकाई के द्वारा संभाला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान के स्रोत हैं? ऑप्शन है, पहला पुस्तक, प्रकृति, शिक्षक,
ऑप्शन दूसरा है विद्यालय प्रकृति शिक्षक, ऑप्शन तीसरा है जीवन प्रकृति शिक्षक, और या फिर ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो है सिलेबस में जिक्र किया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और इन्होंने जो ज्ञान के स्रोत बताए हुए हैं, ठीक है, तो कौन कौन से ज्ञान के स्रोत हैं ये हमको जानना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, जीवन प्रकृति और शिक्षक। ठीक है, इन्होंने ज्ञान के स्रोत किसको किसको माना है, जीवन को माना है, प्रकृति को माना है और शिक्षक को माना है कि इन्हीं तीनों के माध्यम से हमें क्या मिलता है, ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? ऑप्शन है पूंजीवाद, मार्क्सवाद। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। वर्ग संघर्ष आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, और नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर एक बार इसको पढ़िए। तो ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन 2 है ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन तीसरा है केवल 2, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वर्ग संघर्ष की बात आती है तो कार्ल मार्क्स याद आते हैं, है ना। और कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिया गया है ना, केवल 2 दिया गया है कि वर्ग संघर्ष का दर्शन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, त्रिपिटक जो शास्त्र है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा एम.एफ. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एक संशोधित घनवादी शैली में चमकीले रंग के कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एम.एफ. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छे विश्वविख्यात पेंटर रहे हैं फ्रेंड्स। कौन? एम.एफ. हुसैन साहब, है ना। एम.एफ. हुसैन साहब जो है वो विश्वविख्यात क्या रहे हैं, पेंटर रहे हैं, है ना। और उनकी जो पेंटिंग है उसको जो गार्डनर है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार किस बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है दृश्य स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक गतिज बुद्धि, या फिर प्राकृतिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, दृश्य स्थानिक। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो एम.एफ. हुसैन के जो चित्र है ना, जो उनके पेंटिंग्स हैं वो किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं? तो दृश्य स्थानिक बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या है, वह बुद्धि का सिद्धांत जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो बुद्धि सिद्धांत दिया गया है इसमें कितने 8 अलग अलग प्रकार के जो बुद्धि हैं वो शामिल किए गए हैं। और हार्वर्ड जो गार्डनर थे वो कहाँ के थे? वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है ना कि हार्वर्ड गार्डनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो उसको बताना है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है इसको देख लेते हैं। तो ये बुद्धि कई प्रकार की होती है, ठीक, इस बात पर जोर देती है। बुद्धि को किसी एक क्षेत्र से नहीं बांधा जा सकता है, सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी क्षमताएं होती है, ये भी सत्य बात है। और बुद्धि एक सामान्य कारक का प्रभुत्व नहीं है। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत जो है वो इन बातों पर क्या करता है, जोर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, और देखो एम.एफ. हुसैन के जैसे ही कौन कौन से और पेंटर्स हैं उसको देख लेते हैं। देखो, एम.एफ. हुसैन के जैसे ही अमृता शेरगिल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, आई.एम. पेई अच्छी स्थानिक बुद्धि वाले कुछ लोगों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एम.एफ. हुसैन, ठीक, और अमृता शेरगिल, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची, है ना। आप लोग इनका मोनालिसा वाला देखे होंगे, लियोनार्डो दा विंची का, है ना। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है कि वो किस मुद्रा में वो उसको बनाया गया है।
ठीक है, कि वो हंस रही है, कि रो रही है, कि और कुछ कर रही है, ये अभी तक नहीं पढ़ा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया है ना? ऑप्शन दिया हुआ है शंकराचार्य, महावीर स्वामी, रामानुज, गौतम बुद्ध। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, गौतम बुद्ध। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? अष्टांगिक मार्ग जो है वो बुद्ध धर्म या फिर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे पास, सूची 1 का सूची 2 के साथ में क्या करना है? मिलान करना है ना? एक तरफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक तरफ दर्शन शास्त्र दिया हुआ है और मोक्ष प्राप्त करने की विधियां दूसरी तरफ दी हुई है। ठीक है, और कोड दिया है, उसमें से हमें सही उत्तर का भी चयन करना है। जैसे ऑप्शन ए दिया है न्याय दर्शन, उसके सामने है वास्तविक ज्ञान का अर्जन, मीमांसा दर्शन आत्मज्ञान दिया हुआ है, सांख्य दर्शन वैदिक अनुष्ठान और वेदांत दर्शन तार्किक चिंतन। तो इसमें से क्या करना है? सही जोड़ी हम लोगों को मिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर 2। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ए का 4। ए का 4 देख लेते हैं क्या चीज़ है। ए का 4 देखो क्या है, ए का 4 दिया हुआ है, ये न्याय दर्शन जो है वो तार्किक चिंतन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बी का 3 दिया हुआ है। तो बी का 3 देखो फ्रेंड्स, बी का 3 क्या दिया है? बी के 3 में है कि मीमांसा दर्शन जो वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। अगला दिया हुआ है सी का 1। सी का 1 दिया है, मतलब क्या है? सांख्य दर्शन है जो वास्तविक ज्ञान का अर्जन है, और वेदांत दर्शन जो है फ्रेंड्स वो है आत्मज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमें बताना है। ठीक है, तो लोकसभा के जो सलाहकार समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर वित्त मंत्री करते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सलाहकार समिति की क्या करते हैं? लोकसभा की सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ठीक है, हमें क्या बताना है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला गुलिक और उरिक ने, ऑप्शन 2 दिया है F.W. टेलर ने, या फिर ऑप्शन 3 है एल्टन मेयो, ऑप्शन 4 है पीटर ड्रकर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादित किया है। अब यह वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, है ना? तो देखिएगा थोड़ा सर्च मार के, है ना, क्या चीज़ है वो। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि, हावर्ड गार्डनर जो है उन्होंने क्या प्रस्तावित किया ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बुद्धि एक व्यावहारिक लक्षणमुखी गतिविधि है। ऑप्शन 2 है बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल है। ठीक है, ये तो गलत है क्योंकि हमने 8 पढ़ा है अभी रिसेंटली, है ना। ऑप्शन तीसरा है बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया है। या फिर ऑप्शन 4 है बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल है। फ्रेंड्स जैसे ही हमने अभी पिछले क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमने ऑप्शन में देखा था कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती है बुद्धि में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन 4 होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अगर ये इसके जगह में ये 8 रहता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंढकों में मानव की तरह फेफड़ों की एक जोड़ी होती है, लेकिन ये
खाली स्थान के माध्यम से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो मेढक में फेफड़े होते हैं फ्रेंड्स, है ना, फेफड़ों की एक जोड़ी होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। लेकिन वो जो आप सांस लेते हैं तो किससे और सांस ले सकते हैं? ऑप्शन है श्वास रंध्र, दूसरा ऑप्शन है श्वास प्रणाल, ऑप्शन 3 है फिसलन भरी और नम त्वचा, या फिर ऑप्शन 4 है क्लोम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 है, फिसलन भरी और नम त्वचा से भी वो क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। कौन? मेढक। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, असम, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। राजहंस पर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, अब ये राजहंस पर्व से संबंधित कुछ और जो डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। देखो, राजहंस पर्व जो है, राजहंस पर्व जो है हर साल राजहंस पर्व को पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेलापट्ट पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो और भी प्रश्न बन सकता है ना, है ना। यह 3 दिनों का त्यौहार है जो सर्दियों के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है, जब हजारों प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजहंस पर्व जो है वो किस मौसम में मनाया जाता है ना, मुख्य रूप से किस मौसम में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कौन से मौसम में? सर्दियों के मौसम में। ठीक है, इस त्यौहार के दौरान कई मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और यह लोगों को जैव विविधता का अध्ययन करने और संरक्षण उपायों की शुरुआत करने का अवसर भी प्रदान करता है। ये जो है वो ऑप्शनल प्रश्न भी आ सकता है फ्रेंड्स, है ना। 3-4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, अब उसमें से आपको सही जो है वो उत्तर मार्क करना है। तो 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 1, 2, 3 भी सही हो सकता है। इस प्रकार के ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कुछ डिटेल्स है उसको देख लीजिए फ्रेंड्स, है ना, अलग अलग राज्यों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। देखो, जैसे आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में और क्या मनाया जाता है? देखो, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव भी मनाया जाता है। प्रश्न तैयार रखिएगा कि फ्लेमिंगो महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, है ना। श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम महोत्सव, ठीक है, विशाखा उत्सव। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा भी ध्यान रखना है। अब कर्नाटक में कौन कौन से मनाया जाता है? तो कंबाला महोत्सव, करागा महोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव, वैरामुड़ी ब्रह्मोत्सव। ठीक है, ये कर्नाटक में। तमिलनाडु में क्या क्या मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पोंगल, है ना। पोंगल को हमेशा ध्यान में रखना। पुथांडु महोत्सव, छप्परम महोत्सव, महामहम महोत्सव। ठीक है, केरल में ये ओणम, है ना, ओणम को ध्यान में रखना है। मकर विलक्कू महोत्सव, विशु महोत्सव और थय्यम महोत्सव। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में ये महोत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, ध्यान रखिएगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? कौन से सन की बात हो रही है फ्रेंड्स? 1975 के, है ना। क्या मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है सोनल मानसी, सितारा देवी, शोभना नारायण या फिर मल्लिका साराभाई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। मल्लिका साराभाई ने मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कब जीता था? तो 1975 में जीता था। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं मल्लिका साराभाई के संबंध में। देखो, मल्लिका साराभाई क्या है? वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और अभिनेत्री हैं। ठीक है, क्या क्या है? ये नृत्यांगना भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। ठीक है, उन्होंने प्रदर्शन कला में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। उन्हें 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और मीना गुर्जरी एक गुजराती फिल्म है। ठीक है, मीना गुर्जरी जो क्या है वो एक गुजराती फिल्म है जो प्रसिद्ध गुजराती लोक गायिका मीना पटेल के जीवन पर आधारित
है। ध्यान रखना है ना कि मीना पटेल के जीवन पर आधारित कौन सी फिल्म है, ऐसे करके ऑप्शन में दे दिया जाएगा, है ना। या फिर मीना गुजरी जो है वो किस राज्य की फिल्म है, किस भाषा से संबंधित है, ये भी प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स, है ना। तो आपको प्रश्नों को कई प्रकार से तैयार रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आप लोगों को आता होगा, इस प्रश्न का जवाब जो है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं, ठीक है। जान रहे हो कि हैरी पॉटर जो है वो बहुत समय से अभी चलन में है और इसकी बहुत सारे सीरीज जो है वो निकलते गए हैं, है ना। तो इसके जो लेखक हैं उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है अरुंधति राय, J.K. रॉलिंग, तस्लीमा नसरीन या फिर सलमान रुश्दी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। J.K. रॉलिंग जो है वो इस हैरी पॉटर श्रृंखला के क्या हैं, लेखक हैं, ठीक है। कुछ और पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है, प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं उनको देखो, जैसे कौन कौन सी पुस्तकें हैं। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, ये अरुंधति राय की है। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, ये भी अरुंधति राय की है। द मिनिस्ट्री ऑफ उटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुंधति राय की है ना। लज्जा, इसके ऊपर फिल्म बनी हुई है, तस्लीमा नसरीन, ठीक है। माय गर्लहुड, ये तस्लीमा नसरीन की है। ये सब बहुत फेमस किताबें हैं फ्रेंड्स, है ना। 3 तलाक, एग्जामिनिंग फेथ, ये सलमान खुर्शीद की है। शेम, ये भी सलमान खुर्शीद की है। द गोल्डन हाउस, ये भी माफ़ करना, ये सलमान रुश्दी का, ये सलमान खुर्शीद का है ना। ये दोनों जो है वो सलमान रुश्दी का, ये सलमान खुर्शीद का है ना। नाम थोड़ा सेम टाइप का है ना, केवल सरनेम में थोड़ा अंतर है, देख लीजिएगा। फिर है 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण की है। दिल्ली सिटीजन, माई टाइम्स माई लाइफ, ये शीला दीक्षित की है, ठीक है, जो नई दिल्ली के क्या रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फतेहपुर सीकरी को खालिस्तान के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, अकबर। फतेहपुर सीकरी को जो है अकबर, जो मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ एडिशनल जो है वो की पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी से उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी के मध्य बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ें उसको देख लीजिए। मुगल राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में क्या हुआ था फ्रेंड्स, घाघरा का युद्ध हुआ था, है ना। पानी पिए, खाना खाया, चाय पिया, ऐसे करके चल दिया, ऐसे करके एक ट्रिक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप पानीपत की जो लड़ाई है उसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन है ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। अब आप लोगों को प्रश्नों को देखने के बाद ये लग रहा होगा कि ये सारे प्रश्न तो हमको आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि आपको आते हैं, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जब जाएंगे तो एक्साइटमेंट इतनी रहती है प्रश्नों को देखने के बाद कि ये प्रश्न तो मेरे को आता ही है, ऐसे करके। और उसी ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्या होता है, हम लोग प्रश्न का गलत ऑप्शन चूज़ करके आ जाते हैं, है ना। और जब घर आके मिलान करते हैं या फिर विश्लेषण करते हैं तब पता चलता है कि हमने जो है ज़्यादा अति उत्साहित होकर क्या है, गलत जो है ऑप्शन वो मार्क कर दिया। तो आप लोगों को पेशेंस रख के क्या करना है, प्रश्न अटेम्प्ट करना है फ्रेंड्स, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 3, आर्य समाज। कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। दयानंद सरस्वती के बारे में है ना। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की।
आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। ठीक, ये दूसरा प्रश्न बन सकता है। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश उनकी एक पुस्तक है। ठीक है, वेद भाष्य, भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें हैं उनकी। एक सत्यार्थ प्रकाश है, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। ठीक, ये 3 उनकी पुस्तकें हैं। ठीक, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो आपको उत्तर देना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, वेद भाष्य भूमिका किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। ऐसे करके प्रश्न बन सकते हैं। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, बहुत ही प्रसिद्ध ये नारा है ना, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद क्या है? आंग्ल वैदिक स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए। जो अभी डीएवी चलता है ना, ठीक है, वो यही उसका फुल फॉर्म है कि दयानंद आंग्ल वैदिक। वैसे इसका नाम अलग अलग हो गया, अलग अलग जगह में अलग अलग है, लेकिन मुख्य रूप से जो डीएवी का जो फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, दयानंद आंग्ल वैदिक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और देखो जो अन्य संस्थापक उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चिन्मय मिशन की स्थापना चिन्मयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ये जो प्रश्न है वो फ्रेंड्स वो मैच करने के लिए आ सकता है ना, तो आप लोग मैच करने के बाद वो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, 1 का 2, 1 का 4 ऐसा करके, तो उसके हिसाब से आपको प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिशेन, चंद्रबरदाई या फिर भवभूति। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, हरिशेन। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? हरिशेन था, है ना। चंद्रबरदाई किसके उसमें थे? तो पृथ्वीराज रासो। इन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा था, चंद्रबरदाई ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें उसको देख लेते हैं। हरिशेन जो है वो क्या है? हरिशेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिशेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल हैं, है ना। जो की पॉइंट्स फ्रेंड्स वो आपको ध्यान में रखने हैं ना। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक था, जिनमें से एक हरिशेन था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त के जो पिता थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगा। तो फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है और ये हड़प्पा स्थल है ना। ठीक, हड़प्पा से रिलेटेड ये स्थल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये स्थल है राखीगढ़ी जो है। ठीक है, ये लोथल आप लोगों को पता है लोथल कहाँ है? ये आई थिंक गुजरात में है ना, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल है उसको देखिए क्या क्या चीज़ है ना, हड़प्पा से रिलेटेड है। साहिवाल पंजाब पाकिस्तान, है ना, ये रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा जो है वो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है ना, सिंधु नदी। और ये लड़काना सिंध पाकिस्तान में है। चन्हुदड़ो जो है वो नवाबशाह सिंध पाकिस्तान में है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो है वह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भोगवान नदी के किनारे है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनवाली जो है वो फतेहाबाद हरियाणा में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। और धौलावीरा जो है कच्छ गुजरात में, वो लूनी नदी के किनारे है ना। तो ये एक तरफ ये दे दिया जाएगा फ्रेंड्स और एक तरफ ये नदी को दे दिया जाएगा, फिर आपको मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आपको इस प्रश्न को ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा क्या नहीं करता, साझा नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों राज्य हैं वो म्यांमार के साथ में क्या करते हैं, अपनी जो सीमा है वो साझा करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोतगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोदीबाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोदीबाड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? ऑप्शन है चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर बनवाली। तो फ्रेंड्स, दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये लोथल में मिला था क्या है, पोतगा गोदीबाड़ा। ठीक है, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बंदरगाह बोलते हैं, है ना। तो लोथल में ही जो है बंदरगाह हमें प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। पहला सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था? ऑप्शन है डिप्थीरिया, रेबीज, चेचक या फिर टिटनस। तो दिए हुए प्रश्न में से जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 3, चेचक। चेचक के लिए जो है वो पहला सफल टीका जो है वो विकसित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ एडिशनल चीज़ें होगी तो देख लेते हैं। हाँ, देखो एडवर्ड जेनर जो थे, है ना, एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का टीका विश्व का पहला टीका है। वैक्सीन और टीकाकरण शब्द वेरियोला वैक्सीन, गाय की चेचक से लिए गए शब्द जेनर द्वारा काउ पॉक्स को दर्शाने के लिए किया गया था। एडवर्ड जेनर को लोकप्रिय रूप से इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडवर्ड जेनर को। ठीक है, चेचक के कुछ लक्षण हैं, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। चेचक के कुछ लक्षण हैं, क्या क्या है कि इससे बुखार हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द होती है, सिर दर्द, गंभीर थकान और गंभीर पीठ दर्द हो जाती है। इसको आपको ध्यान में रख के पहचान लेना है कि वो कौन सी बीमारी है। और कुछ एडिशनल चीज़ें उसको देख लेते हैं। जोनास ई साल्क ने पोलियो के पहले सफल टीकों में से एक विकसित किया, है ना। तो पोलियो का जो टीका है वो किसने विकसित किया? तो जोनास ई साल्क ने, है ना। लुई पाश्चर ने एंथ्रेक्स के लिए टीका जो विकसित किया है, और लियोन कैलमेट ने टीबी के टीके की खोज की है। तो ये 3-4 टीके मतलब आपको देखने को मिल गए हैं, है ना। तो उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है अच्छे से। अगला प्रश्न है हमारा, केचुओं में निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग होता है? केचुआ आप लोगों को पता होगा, है ना। ये ऐसा रहता है, बरसात के मौसम में अक्सर देखने को मिलती है, और इसको जो है खेती के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही लाभकारी रहती है ये केचुआ जो है। ऑप्शन है श्वास रंध्र, गिल पाउच, फेफड़े या फिर त्वचा। तो जो केचुए होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? वो त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स, दिए हुए प्रश्न में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो सूखा रोग होता है फ्रेंड्स वो विटामिन डी की कमी से होता है। देखो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको देख लेते हैं। रिकेट्स एक ऐसी स्थिति है जो बच्चों में हड्डियों के विकास को प्रभावित करती है, जिससे हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी आहार से कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वस्थ हड्डी निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन डी जो है, इसलिए बोलते हैं कि ठंड के दिनों में कि कम से कम 5 मिनट जो शुरुआत धूप जब आता है उसको आपको सेकना है, या फिर बच्चों को सेकना है और खुद भी लेना है ऐसे करके। विटामिन डी से क्या होता है, हमारी हड्डी जो है वो क्या होती है, मजबूत होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, जो हड्डी के दर्द, विकास में देरी और कंकाल विकृतियों की विशेषता है। विटामिन डी के स्रोतों में धूप के संपर्क में आना, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ और आहार पूरक शामिल हैं। विटामिन डी की खुराक और संतुलित आहार से रिकेट्स को रोकने और ठीक करने में मदद मिल सकती है।
ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी। और इसमें और है, देखो विटामिन के जो है, विटामिन के क्या करता है, रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक है और घाव भरने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियों, मछली, मांस और अंडों में पाया जाता है जो है विटामिन के जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलन से अंग की गति होती है ना। हम लोग जो मूवमेंट करते हैं, हमारा जो शरीर है वो जो मूवमेंट करता है वो किसके संकुचन और शिथिलन से होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है तंत्रिका कोशिकाएं, उपास्थि, पेशी कोशिकाएं या फिर हड्डियां। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 3, पेशी कोशिकाएं जो है वो, इसके चलते हमारी जो शरीर है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको देख लेते हैं। पेशी कोशिकाएं, जिन्हें पेशी तंतु भी कहा जाता है, संकुचन और शिथिलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंगों और शरीर की गति होती है। 3 प्रकार की पेशी कोशिकाएं होती है। प्रश्न बन सकता है कितने प्रकार की पेशी कोशिकाएं होती है, तो आपको ध्यान में रखना है 3 प्रकार की, है ना। कंकाल हृदय और चिकनी पेशियां। प्रत्येक के शरीर में विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, कंकाल पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं और चलना और उठाने से जैसे स्वैच्छिक आंदोलनों में शामिल होती हैं। हृदय पेशियां हृदय में पाई जाती हैं और पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। चिकनी पेशियां जो है आंतों और रक्त वाहिकाओं जैसे अंगों में पाई जाती हैं और वो पाचन प्रक्रिया और रक्त प्रवाह के नियमन जैसे अनैच्छिक आंदोलनों को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिंग बदल सकता है। यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है घोंघा। घोंघा जो है अपना लिंग क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो इससे अपने को समझना है कि लिंग जो है आनुवांशिक होता है ना, उसको बदला भी जा सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो घोंघा जो है अपना लिंग क्या कर सकता है, बदल सकता है फ्रेंड्स। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या फिर श्वसन। तो फ्रेंड्स राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक कार्यस्थल है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लेदार दानेदार संरचनाएं हैं, है ना। वे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत वर्ष 1953 में जॉर्ज पलाडे द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। तो किसको प्रोटीन कारखाना बोला जाता है, ये प्रश्न आ सकता है, तो राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूकेरियोटिक राइबोसोम, ठीक है, और दूसरा होता है फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। देखो अवधारणा अब क्या चीज़ है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इसको जान लेते हैं। तरंग वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, तरंग कहलाता है। ठीक है, मुख्य रूप से तरंग जो है 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगें। अब अनुप्रस्थ तरंगें क्या है इसको देख लीजिए। वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का एक क्या है, उदाहरण है। और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समानांतर होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंग जो है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। ठीक है, जब
बस चलती रहती है तो आगे की तरफ धक्का लगती है ना, और बस रुकती है। इसके व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, या फिर संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा। तो दिए हुए प्रश्न में से जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 1। न्यूटन के पहले नियम के द्वारा क्या होता है, ये जो है काम करता है ना, ये जो है काम करता है। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है ना। जब बस रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, थोड़ा धक्का लग जाता है हम लोगों को। तो ये न्यूटन के पहले नियम के द्वारा कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है, ये हमें बताना है। देखो क्या क्या दिया है। पहला है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। दूसरा, पादपों में पर्णहरित होता है। तीसरा है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो क्या केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, या फिर ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 और 3 सही है, या फिर केवल सभी सही हैं। तो दिए हुए प्रश्न में से जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, क्या क्या है 1 और 2 में, क्या क्या दिया हुआ है देखो। 1 और 2 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि पादप जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, और पादपों में पर्णहरित होता है। ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य हैं, ये कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश या फिर व्हेल। तो गलफड़े जिसके में नहीं होते हैं वो है व्हेल। व्हेल में जो है वो गलफड़े नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखो जो श्वसन अंग है उसको देख लेते हैं, विभिन्न जो जंतु हैं उनके। जैसे केचुआ, केचुआ किससे श्वसन करता है? वो त्वचा से करता है। व्हेल जो है वो फेफड़े से करता है। मकड़ी और बिच्छू जो है फुफ्फुस से करते हैं। काकरोच जो है वो श्वास नली से अपना श्वसन जो है वो करता है। टैडपोल, मछली और झींगा जो है वो गलफड़े से करते हैं। मेंढक जो है त्वचा, फेफड़े और मुख गुहा से 3 जगह से ये श्वसन कर सकता है। ठीक है, और उभयचर, स्तनधारी और पक्षी जो है वो फेफड़े से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। स्तनधारी में हम लोग भी आ जाते हैं ना, है ना। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? इसका उत्तर अभी बता दिया फ्रेंड्स, कौन सा है, वो है केचुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कहाँ पर नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी ये तीनों जगह में गुरुत्वाकर्षण होता है, चाहे वो समुद्र की सतह हो, भूमध्य रेखा हो, या फिर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव हो, सभी जगह पे गुरुत्वाकर्षण जो है वो कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोल्डन बॉल अवार्ड निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो, फुटबॉल में जो है गोल्डन बॉल जो है अवार्ड के रूप में दिया जाता है। गोल्डन बॉल हो गया, गोल्डन बूट हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो फुटबॉल में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 38 रन के साथ भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी था? ऑप्शन दिया हुआ है कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, या फिर कृष्णमाचारी श्रीकांत। तो फ्रेंड्स कितने रन बना के सर्वाधिक स्कोरर थे? 38 रन बना के, है ना। कौन से विश्व कप में? 1983 विश्व कप में, जब भारत ने पहली बार जो है वो फाइनल जीता था 1983 में। उसके बाद कब जीता था? 2007 में, है ना, जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था उसको जीता था। फिर 2011 में जीते थे, है ना, और अभी और रिसेंटली अभी हम लोग जीते हैं 2024 में। ठीक है फ्रेंड्स,
ध्यान में रखिएगा। तो जो सर्वाधिक स्कोर बनाए थे वो थे कृष्णमाचारी श्रीकांत। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और एडिशनल, जो उस टाइम 1983 में जो कप्तानी कर रहे थे वो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे कपिल देव, है ना। कपिल देव क्या कर रहे थे? कप्तानी कर रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके राज्यों में से एक बनारस में स्थित था? ठीक है, ये जो है बनारस में स्थित था, ये हमें बताना है। पॉल कि गढ़वाल, परमार या फिर चाहमान। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 गढ़वाल जो है वो बनारस में स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स से, निम्नलिखित में से कौन 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? ठीक है, तो 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे ना, है ना। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स दिए हुए उत्तर में से जो सही उत्तर है वो सुभाष चंद्र बोस है ना। इन्होंने 2 बार जो है अध्यक्ष पद प्राप्त किया था, और एक बार क्या हुआ था, गांधी जी के विरोध के चलते, है ना, इन्होंने फिर अपने अध्यक्ष पद से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, है ना। बाद में फिर गांधी जी का जो इनका विरोध सहना पड़ा था गांधी जी को, है ना। देखो कुछ की पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बोस आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको IANA की स्थापना में अहम भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का उन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। उनके कट्टरपंथी दृष्टिकोण के कारण महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मतभेद थे और उन्होंने 1939 में अध्यक्ष पद से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिए हुए प्रश्न का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 1 A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1885 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखो आगे है की पॉइंट्स आप लोगों के लिए, कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में स्कॉटिश निवासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम लोग A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, A.O. ह्यूम के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने 1925 में दिल्ली के विशेष सत्र की अध्यक्षता की। कांग्रेस के 1888 के सत्र की अध्यक्षता पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1919 के इलाहाबाद अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ये सारे प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, इसलिए आपको इसकी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है, 1764 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन दिया हुआ है पानीपत का दूसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 2 बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न फ्रेंड्स, है ना। उम्मीद है ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। जैसे वीडियो पसंद आएगी, प्रश्नों का स्तर आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी बातें रहेंगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सीरीज़ जो है वो लगातार चलती रहेगी, हर रोज़ जो है वो अलग अलग विषयों का जो है वो वीडियो आते जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।